नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराए, उसके एग्जामिनेशन में उतने ही अधिक मार्क्स आते हैं। और 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो लगा के अगर आप एग्जामिनेशन में गए हैं, जान लीजिए कि उन्हीं क्वेश्चन की इर्द गिर्द, उन्हीं क्वेश्चन को सेंटर में रखते हुए सारे नए क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी प्रक्रिया में मैंने लगातार इधर कुछ वीडियोस अपलोड किए जिनमें विगत 15 साल में यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी यूनिट वार। कम्युनिकेशन की यूनिट में लगातार कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। उसी प्रक्रिया में दिसंबर 2019 के जो लास्ट क्वेश्चंस अभी आए थे, उनमें कुछ क्वेश्चंस के 2 वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किया है। आज उसी प्रक्रिया में उसी सीक्वेंस पे उसका तीसरा वीडियो दिसंबर 2019 के क्वेश्चन का वो शूट करने जा रहा हूँ। सो उसके लिए मैं क्वेश्चंस की सीट आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पर देखते चलिए और उनको मैं एनालिसिस और डिस्कशन आपके साथ जारी करूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। इससे पूर्व के क्वेश्चंस को मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में अपलोड कर दिया है। तो 141 क्वेश्चन नंबर 141 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 एक मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। मैच द फॉलोइंग, और एक बार पुनः जो क्वेश्चन है काफी थ्योलॉजिकल थॉट का है और उदाहरण दिया गया है। संप्रेषण टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक तरफ रखा गया है और एक तरफ स्पेसिफिक एग्जांपल्स, उनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन ए में, और इसको देखना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक एग्जांपल्स में हम किसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेमोरेंडम, जनरली आप जानते हैं सरकारी क्षेत्रों में मेमोरेंडम दिया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है। मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन होता है, ज्ञापन दिया जाता है जो सरकारी क्षेत्रों में जरूर या किसी संगठन के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ज्ञापन एक प्रकार का सूचना पत्र होता है, नोटिस होता है, जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी भी एक संगठन में जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ए का 3 होगा। और बी पे आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रुप, सीरीज या समूह श्रृंखला को रखा जा सकता है, क्योंकि समूह के अंतर्गत होने वाले संचार व एक प्रकार से इनफॉर्मल श्रेणी के अंतर्गत थोड़ा संचार फैलाएगा। तो बी को 4 के साथ संबद्ध किया जा सकता है। सी है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो गवर्नमेंटल एजेंसी, सरकारी एजेंसीज हैं, वो एक प्रकार से एक्सटर्नल बाह्य स्तर पर कम्युनिकेशन कराते हैं। काफी बड़े पैमाने पर संस्थानों, एजेंसियों के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकता है। डी स्पष्ट है, सर्कुलर कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन, वास्तव में सर्कुलर कम्युनिकेशन होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि एक क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा संचार। अब जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर जनरली एक क्षेत्र में घुमाया जाता है, संगठन के अंतर्गत ये संचार होता है। सपोज करिए प्रिंसिपल है और वो अपने सभी महाविद्यालय के शिक्षकों को सूचित करना चाहता है कि कल अचानक विद्यालय बंद रहेगा। इस संबंध में उसने प्यून को नोटिस दिया और कहा कि इस नोटिस को सभी शिक्षकों में घुमा कर ले आइए, सबसे दस्तखत कराइए। तो शिक्षक हर क्लासरूम में, प्यून हर क्लासरूम में गया और जाकर के सभी शिक्षकों से उस पर हस्ताक्षर कराकर लेकर के आया। तो एक सर्किल जो है कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से सर्कुलर कम्युनिकेशन में जनरली क्या है, एक सर्किल कंप्लीट होता है, जिस बिंदु से संचार चला और उसी बिंदु पर लौट कर चला आया। तो जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर लौट कर आ जाना, ये कहलाएगा सर्कुलर कम्युनिकेशन। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये हुआ सर्कुलर कम्युनिकेशन, आंतरिक संचार, एक संगठन के अंतर्गत होने वाला संचार। और इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो पहला विकल्प सबसे बेस्ट बनता है। और स्पष्ट है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न एक्सप्लेन हो चुका होगा, समझ में आया होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। Move to the next question. So we are moving to question number 142 और ये मैच द फॉलोइंग फिर एक बार है।
मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प, 4 मैच द फॉलोइंग दिया गया है। ब्लॉगिंग एक तरफ दिया गया है, ब्लॉगिंग, टेलीविजन, मैगजीन्स, कलेक्शन साइट्स, और एक तरफ दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब। सो यहाँ पे मिलान करना शुरू करिए। ब्लॉगिंग को अगर हम देखें तो दैट विल बी सोशल मीडिया पार्ट, क्योंकि ब्लॉगिंग यहाँ पर एक प्रकार से सोशल मीडिया है। ब्लॉग्स लिखना आप जानते होंगे, एक प्रकार से आप जैसे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और उसी प्रकार से लोग अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाते हैं और अपने ब्लॉग से अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। फेसबुक पर भी ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, अपने विचार लिख दिया, कोई कविता लिख दिया, कोई कथन लिख दिया, इस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने का एक तरीका है, दैट इज ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग एक्चुअली एक सोशल मीडिया का एस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का हम 3 को मिलान करेंगे, दैट इज ब्लॉगिंग। ठीक है, नाउ बी को देखा जाए तो बी जो है टेलीविजन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टेलीविजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और बी को 1 के साथ मिलान करने, सी मैगजीन को एक प्रिंट मीडिया माना जाएगा क्योंकि मुद्रण होता है, छपता है, तो जाहिर सी बात है मैगजीन्स प्रिंट मीडिया यानी सी 2 को है। और डी कलेक्शन साइट्स को रूप में वर्ल्ड वाइड वेब को माना जा सकता है। स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर 142 का जो उत्तर है वो चौथा विकल्प है स्टूडेंट्स। 142 का चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक समझ में आया आपको, क्लियर? Yes, sir. तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 आपके स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच इज वैलिड फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनमें से उस संवाद की पहचान कीजिए जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध हैं। तो दस्तावेज एक्चुअली रिटन रूप में बेस्ट रूप से संवादित होता है। लिखित संवाद डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के रूप में सबसे ज्यादा वैध माना जाएगा। वाचिक संवाद यानी बोला था इस प्रकार का संवाद, जाहिर सी बात है एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करना वैध या वैलिड नहीं होगा। नॉन वर्बल में इशारे इत्यादि को रखा जा सकता है तो ये भी वैध नहीं है। हाव भाव यानी गेस्चर्स वाला सीधी सीधी बात है। यहाँ पर पहला वाला लिखित संवाद 143 का पहला विकल्प सर्वोपयुक्त दिखाई देता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? यहाँ पर 143 का 1 विकल्प सही है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now we are moving to question number 142. 144 पे चलेंगे। 144 एक बार आपके सामने एक प्रकार का क्वेश्चन फिर कहा जाए तो प्रोसेस से आया हुआ है, यानी सही प्रोसेस कौन सा है संचार का। निम्नलिखित अनुक्रमों से संचार की एक तरफा प्रक्रिया के सही क्रम को पहचान करें। बात तो समझिएगा, एक तरफा प्रक्रिया का मतलब हो गया फीडबैक की नीड नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा और दूसरे तक पहुंचा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं होगी, यहाँ से एक स्तर से चलेगा दूसरे तक पहुंचेगा और दूसरा फीडबैक नहीं कर रहा है तो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा तो सबसे पहली बात सेंडर सेंड करेगा, एकदम सही है। प्रेषक आएगा, प्रेषक उसको कूटबद्ध करेगा, जैसे भाषा या विभिन्न शब्दों के माध्यम से उसे कूटबद्ध करेगा। सूचना को प्रेषित करेगा, चैनल के माध्यम से प्रेषित करेगा। उसके बाद डिकोड होगा और रिसीवर पर पहुंचेगा। अब यहाँ पर देखिए तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन में विकल्प मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो रिसीवर को पहुंचने के बाद डिकोडिंग की प्रक्रिया होती है, परंतु ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें रिसीवर पहले हो और डिकोडिंग बाद में। तो जो यहाँ विकल्प बनाए गए हैं वास्तव में वो थोड़े गलत बनाए गए। तो पहला सेंडर है, दूसरे में भी सेंडर है और चौथे में सेंडर। तो सेंडर तो चलिए ठीक है, सेंडर मैसेज को भेजता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा लेकिन गलत हो जाता है।
अब दूसरा जो चरण है वो एनकोडिंग का होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला और चौथा गलत हो जाता है। तीसरा चरण सूचना का भेजना है, दूसरे में स्पष्ट दिख रहा है, फिर चैनल में जाना, ये भी सही समझ में आता है। लेकिन जो पांचवा चरण होगा वो रिसीवर पर पहुंचना है और रिसीवर द्वारा उसको डिकोड किया जाना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमारी मजबूरी है कि हम पॉइंट नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 को माने, क्योंकि और कोई विकल्प ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें रिसीवर पहले और डिकोडिंग बाद में हो। इसलिए हमारी मजबूरी के रूप में हम इस 144 क्वेश्चन का सेकंड विकल्प लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है जिनके विकल्प कई बार कुछ गलत ही हो जाते हैं। अब आयोग ऐसी गलतियां कर जाता है और जाहिर सी बात है कि फिर वो ट्रेस नहीं हो पाता, उसके पीछे कोई भी क्लेम नहीं हो पाता और कई बार वो सही साबित हो जाता है, और एक बार वो सही साबित हो जाता है तो वो सही बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तो भाई आप अपने ज्ञान का प्रयोग करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि पहले जो है वो रिसीवर होगा और उसके बाद ही डिकोडर होगा, क्योंकि पहले तो आपको मिलेगा तभी तो आप उसको डिकोड करोगे, जब आपको मैसेज मिलेगा तभी तो पढ़ेंगे, मैसेज ही नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से? बात को समझे ना? तो यहाँ पर जो स्पष्ट है वो आप समझ गए हैं, सेकंड विकल्प फिलहाल मान लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? Yes, sir. चलिए चलिए, तो 144 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करा दिया। कुछ क्वेश्चंस को और शेयर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित से संचार द्वारा प्रचारित कौशल की पहचान करें। आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रोमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सामने यहाँ पर कुछ स्किल्स और ये कह रहे हैं कि उन स्किल्स को आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रोमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द, वो कम्युनिकेशन होने के दौरान संचार द्वारा प्रसारित कौशल की पहचान करें। तो कौन कौन से कौशल जरूरी हैं जब हम संचार कर रहे होते हैं? तो यहाँ पर जो मैंने आपको सिद्धांत वाला चैप्टर पढ़ाया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि देखें तो रीडिंग एंड लिसनिंग, तो हमेशा ये मान लीजिए रीडिंग पढ़ना संचार के लिए अनिवार्य है, लिसनिंग सुनना भी संचार के लिए अनिवार्य है। तो ए एस्पेक्ट गलत नहीं है, रीडिंग एंड लिसनिंग संचार का एक एस्पेक्ट है। बी क्या है? लिसनिंग एंड हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ड यहाँ गलत हो जा रहा है, हेल्पिंग कहीं से भी संचार के कौशल नहीं है, ठीक है ना। लिसनिंग संचार का स्किल हो सकता है पर हेल्पिंग नहीं, तो बी गलत हो जाता है। और सी क्या है? हेल्पिंग एंड स्पीकिंग, फिर वही हेल्पिंग कहीं से नहीं होगा, स्पीकिंग तो फिर भी है, तो यहाँ पर बी और सी गलत हो गया। डी है स्पीकिंग एंड राइटिंग, बिल्कुल सही है, स्पीकिंग यानी बोलना और लिखना, इस प्रकार से पढ़ना बोलना लिखना और सुनना। सुबोपली, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने सुनना बोलना पढ़ना लिखना सुबोपली फॉर्मूला आपको बताया था, सुबोपली। Yes, sir. सुबोपली। अब सोचिए मैंने जब इसको पढ़ाया था तो लगभग 7 साल से इस पॉइंट को पढ़ा रहा हूँ, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लेकिन बच्चे कहे सर क्या पढ़ाते हैं, इसमें से कभी कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। लेकिन देखिए आज देख लीजिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना और कैसे क्वेश्चन बना के दिया 2019 में। तो किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको नोट दे रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत बलवती है। अब मैं चाहूंगा आप लोग इसको डेप्थ में पढ़ते रहिए, तभी आपका कल्याण निहितार्थ है, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 146 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 146, कथन कारक फिर एक बार हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। कथन कारक पे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं भैया, ये तो आपका तार्किक ज्ञान देखना चाहते हैं कितना विकसित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 146 की चर्चा करते हैं। स्पॉटलाइट ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है, कथन कारक है, असर्शन है। अभिकथन पढ़ूंगा। बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। अब आप मनी मन सोचिए कि क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। अगर संप्रेषण नहीं होगा तो समाज में गतिविधि नहीं हो पाएगी, सोशल इंटरेक्शन के लिए, सोशल डायनेमिक्स के लिए संप्रेषण होना जरूरी है।
तो विदाउट सोशल, नो सोशल एक्शन इज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। यह बात एकदम सही है, क्योंकि संचार गतिशीलता लाती है, संचार समझ का विकास करती है, संचार मानव मस्तिष्क को वृद्ध करती है, संचार अर्थ को स्पष्ट करने का तरीका है। इन सब बातों के साथ अगर हम देखें तो संचार हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और उस पॉइंट के हिसाब से अगर हम तर्क को पढ़ें तो संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम सही है, निभाता है। और इस प्रकार से AR का सही स्पष्टीकरण है। और देखिए हमने चिंतन ही चिंतन में तर्क को निकाल लिया। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर स्पष्ट है, पहला होगा। 146 का जो आंसर है वो पहला है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको यहाँ पर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। फिर एक बार कथन कारक हमारे सामने है। कथन कारक 147। कथन को पढ़ते हैं, कारक को नहीं पढ़ेंगे। हिंदी वाला देखते हैं, हिंदी में क्या लिखा है। अभिकथन और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबद्ध नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में कह रहा है द मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी आर म्यूचुअली नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। बिल्कुल गलत बात कह दिया। मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी यानी संप्रेषण की क्षमता और ऐसे एस्पेक्ट जिससे लर्निंग हो, ये दोनों एक दूसरे से बहुत संबंध रखता है, क्योंकि अधिगम सीखना और संप्रेषण क्षमता, ठीक है ना, कि अभिप्रेरणात्मक पहलू एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। जितना ज्यादा अभिप्रेरणा होगी उतना अच्छा संप्रेषण क्षमता विकसित होगा और सीखना होगा। इस प्रकार से यह बात गलत कह दिया, एकदम गलत कह दिया। तो अब इसका एनालिसिस क्या करना? जब गलत कह दिया तो दूसरा सिर्फ ये देखना है कि सही है कि गलत। तर्क है सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। तो सामाजिक उत्पाद there are their own variables of learning environment for communication and social project। तो ये बात तो सही है कि भाई संचार के कई चर होते हैं, तो संप्रेषण के कई चर होते हैं, और यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सारे चर ही हैं। और इस प्रकार से देखें तो आर सही है, आर सही है, परंतु आर गलत है, ए गलत है, और ए गलत है, आर सही है। यानी ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर? चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। Okay, very good. Now move to the question number 148. Identify the technological word to represent friendly language from the following। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। आंगिक भाषा, आंगिक भाषा को व्यक्त करने की, कैसे बोलूंगा, आंगिक भाषा यानी आंगिक भाषा यानी अंगों के माध्यम से जो भाषा व्यक्त की जाए। अंगों के माध्यम से हम गेस्चर्स बनाते हैं, ठीक है ना, बात को समझिएगा। गेस्चर जो बनाना होता है उसे हम आंगिक भाषा कहते हैं। अंगों के माध्यम से जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, अंगों के माध्यम से, जैसे भाव भंगिमा बनाना, फेशियल एक्सप्रेशंस होना, तो अंगों के माध्यम से जो भाषा प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पे समझिएगा, हैप्टिक कम्युनिकेशन है विकल्प में, पर हैप्टिक का मतलब स्पर्श करना हो गया, और स्पर्श जो है वो भाषा को नहीं व्यक्त करता, ठीक है ना। जबकि गेस्चर्स एक भाषा है। जब हम विभिन्न प्रकार के गेस्चर्स बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो एक प्रकार की भाषा व्यक्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मुस्कुरा रहा है, दैट मींस ही इज वेरी हैप्पी। कोई व्यक्ति बहुत रो रहा है, बहुत मुंह उतारा है, दैट मींस बहुत दुखी है। इस प्रकार से हम फेस के एक्सप्रेशन से ये समझते हैं कि व्हाट ही वांट टू ट्राई, व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्रेस। जैसे हमने आपको किनेसिक्स पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के भावभंगिमाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट, विभिन्न प्रकार की तरीकों से हम अपनी भाषा को अपने माध्यम से अपने तत्वों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने बताया था, जैसे चार्ली चैपलिन की वीडियोस होते हैं जिसमें वो बिना बोले विभिन्न भावभंगिमाओं के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त कर जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ सेंस से अगर देखा जाए तो आंगिक भाषा का जो तात्पर्य निकल रहा है वो गेस्चर से निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस लौटे।
तो यहाँ पर identify the technological word to represent friendly language from the following. तो friendly language from the following में gesticulation detective होगा, proxematics सामिध्य समुच्चयता। अब इसको भी मतलब मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉक्सिमा पढ़ाया। आप देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमा आ गया। स्टूडेंट्स आप देखिए पूरा मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, प्रॉक्सिमा आया, हेपेटिक आया, गेस्चर आया, क्या मैं कहूँ जो पढ़ा रहा हूँ सब आ रहा है। प्रॉक्सिमेटिक कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर प्रॉक्सिमा का मतलब होता है लगाव या अलगाव का व्यवहार, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का दूरी या अलगाव को व्यक्त करना। अब जैसे आप किसी से छूत की भावना से दूर से बात कर रहे हैं, एक प्रकार से हम कोरोना के दृष्टिकोण से लोगों से दूर से बात कर रहे हैं, ये क्या है? प्रॉक्सिमेटिक बिहेवियर है। जातिगत आधार से दूसरों से संपर्क नहीं रखते या दूसरों से दूर से व्यवहार रखते हैं, प्रॉक्सिमेटिक बिहेवियर है। दैट इज लगाव या अलगाव का प्रभाव, लगाव या अलगाव के माध्यम से संचार करना प्रॉक्सिमिक कम्युनिकेशन कहलाता है। हेपेटिक कम्युनिकेशन स्पर्श के माध्यम से संचार करना, लगाव या अलगाव के माध्यम से संचार करना तो प्रॉक्सिमिक कम्युनिकेशन होता है। और गेस्चर्स के माध्यम से यानी भाव भंगिमा के माध्यम से संचार करना, ये गेस्चर कम्युनिकेशन है। इसमें एक और है टाइम के आधार पर। तो टाइम वाला एक्चुअली इसको मैं आपको बता दूं, टाइम इंडिकेटेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन। क्रोनोमिक्स का मतलब होता है कि जब पूर्व के समय के कुछ तत्व वर्तमान को अभिव्यक्त करते हैं या उस समय का ज्ञान देते हैं। तो पूर्व के तत्व उस समय का ज्ञान दें, जैसे कि मान लीजिए आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस चीजों को पढ़ रहे हैं, खुदाई में निकला मृतभांड, खुदाई में निकला बहुत सी मूर्तियां, खुदाई में निकली बहुत से बर्तन, ये बता रहे हैं कि हड़प्पा काल में कैसी सूचनाएं थी, कैसी व्यवस्था थी। तो टाइम इंडिकेटर इसे कहेंगे क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन। ये क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजिकल वर्ड टू रिप्रेजेंट तीसरा विकल्प एकदम सही साबित हो। तो क्वेश्चन का जो आंसर है अंग विक्षेप समूचकता। तो स्टूडेंट्स क्लियर है ये क्वेश्चन? उत्तर समझ में आ गया आपको? ऑलराइट, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। Question number 149. What is the reason for the interchange of the roles of encoder and decoder in communication? संप्रेषण में कूट संकेतक, कूट विसंकेतक भूमिकाओं की अदला बदली किस कारण से होती है? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कूट संकेतक यानी एक व्यक्ति एनकोडर है और दूसरा व्यक्ति डिकोडर है, तो वो कौन सा ऐसा तर्क